आज हम करेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। जब भी कोई अपराध होता है, ठीक है, उसकी जो इत्तला, इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है, ठीक है, कैसे दी जाएगी, कौन कौन से अपराधों की, और फिर उस अपराध के बारे में, उस ऑफेंस के बारे में पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, अन्वेषण करेगी, उसकी क्या क्या पावर्स होंगी, ये इस चैप्टर में बता रखा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की डेफिनेशन सेक्शन 2H में पड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले कौन कर सकता है? या तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है या फिर कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड करेगा, प्राधिकृत करेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और इन्वेस्टिगेशन किस लिए करी जाती है? ये साक्ष्य एकत्र करने के लिए, प्रूफ कलेक्ट करने के लिए की जाती है। और इन्वेस्टिगेशन जो होती है ये एक न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यायिक, क्योंकि पुलिस, मजिस्ट्रेट या कोई जज इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए ये न्यायिक, ठीक है ना, कार्रवाई नहीं है। अब ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसका सेक्शन आता है 154। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन 154 को हम FIR भी कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, प्रथम इत्तला, सूचना, ठीक है। लेकिन इसका नाम यहाँ पर FIR इसमें नहीं दे रखा है, ये तो हम जनरल बोल देते हैं, ठीक है। इस सेक्शन का नाम क्या है? संज्ञेय मामलों में इत्तला, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो जब भी कोई संज्ञेय मामला होता है, हमने पढ़ा था संज्ञेय मामला, असंज्ञेय मामला। संज्ञेय मामला कौन सा होता है? कॉग्निजेबल केस, जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और ठीक है, असंज्ञेय मामला कौन सा होता है? जिसमें वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है। और हमें एकदम क्या कहते हैं, अच्छे से देखना है भी कौन कौन से जो ऑफेंस है, कौन कौन से अपराध हैं जो पर्टिकुलरली कौन सा संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है, इस तरह से हमें देखना है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए हम फर्स्ट शेड्यूल में, जो CRPC का फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें देखेंगे। उसमें कॉलम बना हुआ है, ठीक है, संज्ञेय और असंज्ञेय का, ठीक है। तो उसमें अपने आप पता चल जाएगा भी ये IPC का ये जो ऑफेंस है, इस सेक्शन में जो अपराध आता है, ये संज्ञेय है या असंज्ञेय, ये वहाँ पर अपने को देखने से अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब कोई भी जब संज्ञेय अपराध होता है, कॉग्निजेबल कोई भी ऑफेंस होता है, तो उसकी इत्तला किसको, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? सबसे पहले किसको देंगे? तो SHO को देंगे, बाहर साधक अधिकारी जो है पुलिस ऑफ स्टेशन का, उसको देंगे। और जब वो चाहे बोल के दे सकते हैं, चाहे लिख के दे सकते हैं, ठीक है। और अगर लिख कर दिए तो फिर वो व्यक्ति जिसने लिख कर दिया वो उस पर साइन करेगा, ठीक है। इस सेक्शन 154 FIR जो होती है संज्ञेय मामलों में ही होती है, हमें ध्यान रखना है। जो पुलिस रिपोर्ट होती है ये संज्ञेय मामलों में होती है, ठीक है। और फिर इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर इसमें कुछ सेक्शन बता रखे हैं, 326 326A B है, 354 326A B IPC का किसके बारे में? एसिड अटैक के बारे में। 354A B C D सारे, ठीक है, ये छेड़छाड़ के मामले हैं। 376 के सारे सेक्शन आगे जो नए ऐड हुए हैं वो भी आगे, ठीक है। और 509 भी छेड़छाड़ के बारे में। तो अगर इनका कोई अपराध होता है, इन सेक्शंस में कोई अपराध होता है, तो उसकी रिपोर्ट कौन लिखेगा? या तो महिला पुलिस ऑफिसर लिखेगी या फिर कोई भी महिला ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर मानो उनके पास अभी है नहीं, तो फिर किसी और, कोई और महिला कोई ऑफिसर है वो लिखेगी, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि महिला ही इसके बारे में, इन ऑफेंसेस, इन अपराधों के बारे में रिपोर्ट महिला ही लिखेगी, ठीक है। और अगर ऐसे कोई भी जो पीड़ित है, इसमें एक और बात लिख रखी है, जो पीड़ित है इन मामलों में 326 354 376 या 509, इन मामलों में कोई पीड़ित है, तो उस जो पीड़ित महिला होगी उसको क्या करते हैं, एक तो विधिक सहायता, लीगल एड उपलब्ध करवाएंगे जो भी अधिकारी हैं, और प्लस उसको कोई चिकित्सा, कोई मेडिकल एड की ज़रूरत है तो वो भी उसको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और इसके साथ एक और बात आ जाती है कि मान लो कि अगर मानो उसने व्यक्ति जो भी रिपोर्ट लिखवाने आया है पुलिस स्टेशन में, अब वो SHO लिखता नहीं रिपोर्ट, तो अब उसके पास क्या, उसके लिए उपचार है, क्या रेमेडी है? तो अब वो क्या कर सकता है, SP जो है, वहाँ का पुलिस अधीक्षक जो है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको क्या करेगा, वो जो भी अपराध की जो भी रिपोर्ट है, ठीक है, उसको लिख कर वो क्या करेगा, उसको बाई पोस्ट, डाक से उसको भेज देगा, सब कुछ लिख के, और सारी बात उसको बता देगा, ठीक है। और जो SP है वो उस मामले में खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या अपने सबॉर्डिनेट अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अपॉइंट कर सकता है,
ठीक है। और उसके और जो एसपी है या फिर जिसको भी अपॉइंट किया है उसके पास एसएचओ की सारी पावर्स होगी जब वो इन्वेस्टिगेशन इस मामले में करेगा। अब 154 के साथ ही हम 156 पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो 154 का है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है 156 में बता रखी है, ठीक है। अब सेक्शन 156 में जब भी कोई संज्ञेय मामला है उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी कैसे करेगा, कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कैसे करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी संज्ञेय क्या कहते हैं कॉग्निजेबल केस पुलिस ऑफिसर के पास आता है तो फिर उसको किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ही इन्वेस्टिगेशन करने जा सकता है। वो मतलब कि कोई आवश्यकता ही नहीं है तो वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ही वो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। और उसको कहीं पर भी ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि उसके पास पावर नहीं थी इन्वेस्टिगेशन करने की, वो कैसे चला गया, ठीक है। ये इसको कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब आता है, अब हमने संज्ञेय मामला पूरा पढ़ लिया, उसमें इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है। अब 155 सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 155 क्या कहता है, ये इसमें दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती है। ये सबसे पहले सेक्शन 155 जो है ये असंज्ञेय मामलों के बारे में, नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में, ठीक है। और इसी में इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी बता रखी है, इसमें रिपोर्ट भी और इन्वेस्टिगेशन दोनों एक साथ है, ठीक है। तो जब भी कोई असंज्ञेय मामले लिखवाने कोई व्यक्ति आएगा, नॉन कॉग्निजेबल केस की कोई रिपोर्ट करवाने आएगा, ठीक है, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस रिपोर्ट को उसके पास एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में लिख लेगा, ठीक है। मैं संज्ञेय मामलों में भूल गई, जब भी वो रिपोर्ट लिखवाएगा पुलिस अधिकारी तो उसको भी वो पुलिस ऑफिसर जो उसके पास एक रजिस्टर होगा, संज्ञेय में भी वो उसको एक पुलिस मतलब अपने रजिस्टर में लिख लेगा और असंज्ञेय में भी वो अपने रजिस्टर में लिख लेगा, ठीक है। तो फिर जब भी असंज्ञेय मामले में नॉन कॉग्निजेबल केस की कोई भी रिपोर्ट लिखवाने आएगा कोई व्यक्ति, तो फिर उस पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस रिपोर्ट को अपने रजिस्टर में लिख लेगा। फिर उस व्यक्ति को वो क्या कहेगा कि अब तुम उस व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, ठीक है, कि अब मजिस्ट्रेट के पास जाओ, ठीक है। मतलब कि इसमें होता है कि असंज्ञेय मामला अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो उसमें वो जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं जाएगा जब तक कि उसको मजिस्ट्रेट जो है उसको ऑर्डर नहीं करेगा, ठीक है। और कौन सा मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर करेगा, या तो उसको उस मामले की विचारण के लिए ट्रायल की शक्ति होगी या फिर जो है सुपुर्द करने की, उसको कमिट करने की शक्ति होगी, ठीक है। अब ट्रायल करने की शक्ति कैसे होगी, हमने मजिस्ट्रेट की पावर्स पढ़ी थी, ठीक है। मान लो जेएम सेकंड है, जेएम सेकंड की पावर कितनी होती है, 1 साल तक की सज़ा देने के लिए। तो मान लो कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें कम से कम सज़ा कितनी होती है, 5 साल तक की सज़ा, ठीक है। तो फिर वो जेएम सेकंड की तो पावर ही नहीं है, उसका मतलब वो तो उसको विचारण नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो मजिस्ट्रेट, तो फिर वो मतलब इसका मतलब उसको विचारण की शक्ति नहीं है, ठीक है। और सुपुर्द करने की, अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे जब चैप्टर आएंगे उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कोई भी जो मामला होता है, ठीक है, वो सीधा जो है सेशन के पास नहीं जाएगा, वो पहले दूसरे मजिस्ट्रेट के पास आएगा। मजिस्ट्रेट उसको देखेगा कि इस मामले को सुनने की शक्ति किसके पास है, फिर उस मामले को वो सुपुर्द कर देगा, ठीक है। अगर वो मामला वो खुद सुन सकता है तो खुद सुनेगा, सीजीएम सुन सकता है सीजीएम को, ठीक है ना, या फिर जो भी जिसको भी सुन सकता है, सेशन की पावर है तो सेशन को भेज देगा, ठीक है। ऊपर से हम दोबारा से अगर पढ़ें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, ठीक है ना। इसका मतलब कि उसको पुलिस ऑफिसर को कौन ऑर्डर करेगा, आदेश कौन देगा, मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि कोई मामला आ गया जो मर्डर का है, ठीक है। तो मर्डर की पावर तो किसके, मर्डर की मतलब हत्या का मामला है तो उसकी पावर तो सिर्फ सेशन जज के पास होती है, ठीक है, सुनने की, मजिस्ट्रेट के पास तो होती नहीं है। लेकिन वो पावर वो आदेश कौन देगा, मजिस्ट्रेट दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई हत्या का मामला आया है तो मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, उसको सुपुर्द करने की पावर है, उसको कमिट करने की पावर है, ठीक है। तो फिर ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसको उसको विचारण करने की शक्ति या सुपुर्द करने की शक्ति है वो उसको आदेश देगा, उसी के आदेश से जो वो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा, ठीक है। और इसमें भी पुलिस ऑफिसर को सारी वही शक्तियाँ होती हैं जो कॉग्निजेबल केस में होती है किसी पुलिस ऑफिसर को, लेकिन बस इसमें इतना डिफरेंस है, वो हमने इनके क्या कहते हैं डेफिनेशन ही पढ़ा था कि असंज्ञेय मामलों में वो वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है, लेकिन संज्ञेय मामले में वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय सारी उसको वही शक्तियाँ होंगी जो कॉग्निजेबल केसेस में।
अब इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएगा कौन, तो वो एसएचओ जाएगा, जो भार साधक अधिकारी होगा थाने का, वो जाएगा। और वो जो उसकी पहले जो जाने से पहले जो पुलिस रिपोर्ट उसके पास आई है, वो रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कौन से मजिस्ट्रेट को भेज देगा, जो उस मामले का संज्ञान करने के लिए सशक्त है पुलिस रिपोर्ट पर। ठीक है, अब संज्ञान करने के लिए, संज्ञान को कहते हैं इंग्लिश में कॉग्निजेंस। संज्ञान का क्या मतलब हो गया कि एक तरह से वो जो अपराध हुआ है, ठीक है, उसके तथ्यों को, उसके फैक्ट्स को देखेगा। ठीक है, और उसके बाद वो देखेगा भी इस मामले को कौन सा जो मजिस्ट्रेट है, सबसे पहले वो देखेगा कैसे अपराध बना, क्या हुआ। ठीक है, और उसके बाद वो संज्ञान करके क्या करेगा, उसको आगे भेज देगा। ठीक है, हमने देखा था मामला आगे सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी उस मामले को सुनने के लिए जो भी मजिस्ट्रेट पावर होते हैं जिस मजिस्ट्रेट के पास, उस मजिस्ट्रेट को वो जो मामला है वो सुपुर्द कर देगा। तो इसे संज्ञान करना कहते हैं कि एक तरह से मामला जो भी है, अपराध है, उसके फैक्ट्स को देखना और कैसे अपराध बना, सारी चीज़ें वो देखना, इसको कॉग्निजेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो भी मजिस्ट्रेट जो संज्ञान करने के लिए सशक्त है उसको भेजेगा। और संज्ञान किस पर सशक्त है, वो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है। ठीक है, हमने देखा था कि या तो अगर कोई मतलब किसी को अपनी रिपोर्ट करवानी है तो वो दो तरह से करवा सकता है, या तो परिवाद कंप्लेंट की तरह रूप में, या फिर पुलिस रिपोर्ट के रूप में। ठीक है, तो ये वो मजिस्ट्रेट होगा जो पुलिस रिपोर्ट पर जो संज्ञान कर सकता है। ठीक है, तो पुलिस एसएचओ क्या करेगा, उस मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद वो जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए चला जाएगा। ठीक है, कोई अपराधी उसको गिरफ्तार करने चला जाएगा, या तो वो खुद जा सकता है, या फिर अपने अधीनस्थ किसी अपने सबऑर्डिनेट को भेज सकता है। ठीक है, अब एक और बात इसमें आ जाती है कि चाहे तो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है, एसएचओ को लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसको लगता है कोई मामला ऐसा है जो इतना सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, और जिस भी व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई है उसने अपराधी का नाम भी दे ही दिया है साथ में, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं भी जा सकता। वो उसको अगर ऐसा लगता है कि जाना ज़रूरी नहीं है। अब 160 सेक्शन 160 क्या कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो साक्षियों को बुला सकता है। ठीक है ना, विटनेसेस को बुला सकता है क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई साक्ष्य प्राप्त करने के लिए। और कौन से विटनेसेस को, जो उसके पुलिस थाने के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उन विटनेस को, उन साक्षियों को वो अपने पुलिस थाने में बुला सकता है। ठीक है, उनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक बात ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि किन को वो पुलिस थाने में नहीं बुला सकता। ठीक है ना, ये कुछ व्यक्ति हैं, जैसे किन को नहीं बुला सकता, कोई महिला है, कोई वुमन है, वुमन को वो नहीं बुला सकता है पुलिस थाने में। कोई बच्चा है, ठीक है ना, बच्चा कितने साल तक का, 15 साल तक का, अगर कोई भी बच्चा 15 साल तक की उम्र का है उसको नहीं बुला सकता। या फिर कोई 65 साल से 65 ईयर्स से ऊपर की एज का है उसको नहीं बुला सकता। या फिर कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल व्यक्ति है, ठीक है, शारीरिक या मानसिक रूप से निशक्त है, उनको वो पुलिस थाने में नहीं बुलाएगा। अगर उनसे एविडेंस लेना है तो वो जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर जाएगा, वहीं पर उनके घर जाके, या जहाँ पर उनको इजी लगता है वहाँ पर जाके वो उनसे एविडेंस लेगा। अब जो पुलिस ऑफिसर जी, ठीक है, जो भी विटनेस बुलाए उनकी परीक्षा कर सकता है, एविडेंस ले सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो उन व्यक्तियों को अपराध में फंसाएं, ठीक है ना, कि मान लो उससे पूछे कि तुमने चोरी की थी क्या, या तुमने जो अपराधी है उसकी सहायता करी थी क्या, ठीक है ना, ऐसी कोई बातें हो जो उनको अपराध में फंसा सकती है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो साक्षी हैं वो बाउंड नहीं है, उसको छोड़कर वो बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 354 और 354 के जितने भी सारे सेक्शन हैं वो, और आईपीसी का ही सेक्शन 376 के भी 376 के भी सारे सेक्शन, और 509, ठीक है, इस मामले में अगर पूछताछ हो रही है, ठीक है ना, इस मामले में अगर स्त्री से पूछताछ हो रही है, किसी महिला से पूछताछ हो रही है, तो फिर उसकी पूछताछ कौन करेगा, कोई महिला पुलिस अधिकारी ही, या फिर कोई महिला अधिकारी। अगर मानो महिला पुलिस ऑफिसर उनको नहीं मिल रही है, उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो किसी और महिला ऑफिसर को बुलाकर वो पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सेक्शंस में महिला ही करेगी, हमें ध्यान रखना है। सेक्शन 154 में 326 भी आया था, एसिड अटैक वाला भी आया था, लेकिन पूछताछ वाले में अगर पुलिस रिपोर्ट लिखानी है तो
326 वाला भी जो सेक्शन है उसमें महिला ही लिखेगी, लेकिन पूछताछ में 326 वाला सेक्शन नहीं आया, ठीक है। तो पूछताछ में उसको छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस में महिला ही। सेक्शन 162 कहता है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस को साक्षी ने लिखवाए हैं उन पर उनसे हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे, उनको कोई साइन करने की उन पर आवश्यकता नहीं है, और जो ये स्टेटमेंट दिए हैं इनका एज ए एविडेंस कोर्ट में यूज़ नहीं हो सकता। इन स्टेटमेंट्स की कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। यही हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा है कि अगर कोई कन्फेशन, कोई संस्वीकृति पुलिस ऑफिसर के सामने की जाती है तो उस कन्फेशन को एज ए एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते, उनकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। लेकिन इसका एक प्रोविज़ो है जो 162 में दे रखा है कि एक जगह पर ये जो स्टेटमेंट है पुलिस को लिखवा रखे हैं, ये एक जगह पर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। कब यूज़ हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो विटनेस है, साक्षी है, वो किसकी तरफ से होना चाहिए? वो अभियोजन, प्रोसिक्यूशन की तरफ से होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन कौन हो गया? जो केस कर रहा है, ठीक है ना, जिसने आरोप लगाया है किसी व्यक्ति पर, वो प्रोसिक्यूशन हो गया, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो विटनेस होना चाहिए, ठीक है। उस विटनेस ने क्या किया है? पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दिया है और फिर अब जो है कोर्ट में कोई स्टेटमेंट उसने दिया है, ठीक है। और उस जो कोर्ट में उसने स्टेटमेंट दिया है उसके साथ उसने कोई प्रूफ, सबूत भी दे दिया है, जिससे कि जो उसका स्टेटमेंट है वो साबित हो चुका है, कोर्ट में प्रूव हो चुका है। अब जो है अभियुक्त, ठीक है ना, जो दूसरी पार्टी है जिस पर उसने केस, जिस पर आरोप लगाया है, वो क्या कर सकता है? वो जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया था उसका यूज़ कर सकता है, कोर्ट में ला के दिखा सकता है कि भाई उसने पुलिस के सामने तो कोई और बात लिखवाई थी और अब यहाँ पर कुछ और कह रहा है। तो एक तरह से उसके खंडन करने के लिए उसकी बात का, कि उसने वहाँ पर कुछ और कहा था, यहाँ कुछ और कहा है, इस तरह से उस स्टेटमेंट का यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसका यूज़ जो है जो अभियुक्त है, अक्यूज्ड है, वो कर सकता है और अभियोजन भी कर सकता है। प्रोसिक्यूशन जो है वो खुद भी अपने ही विटनेस का खंडन करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए उस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता है। अगर अभियोजन अगर कर रहा है, अपने विटनेस का अगर खंडन कर रहा है, तो फिर अभियोजन को तो कोर्ट से, न्यायालय से अनुमति लेनी होगी और अभियुक्त जो है वो बिना न्यायालय की अनुमति से वो स्टेटमेंट ला सकता है और लाके न्यायालय को दिखा सकता है कि ये देखिए इसने वहाँ पर कुछ और बात कही थी, यहाँ कुछ और कह रहा है, तो इसका जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। इसलिए खंडन के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। एविडेंस का सेक्शन 145 अगर आपको याद है तो एविडेंस का सेक्शन 145 भी यही कहता है कि स्टेटमेंट का जो पहले कुछ और लिखवाया है बाद में कुछ और बोल रहा है, तो इस तरह खंडन के लिए